हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, क्या हाल है आपके। राइज एकेडमी के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। होप सो कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और जो कल क्लास हुई थी L1 की क्लास लेसन 1 लेक्चर 1, वो आपने बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज किया होगा और जल्द ही उसके क्वेश्चन जो हैं वो आपके ऐप पर अवेलेबल होंगे। ये आज हमारा दूसरा लेक्चर है और हम आज पढ़ेंगे अपरागम्य यानी कि इम्परमिएबल, परागम्य यानी कि परमिएबल, अर्धपरागम्य यानी कि सेमी परमिएबल और चयनात्मक परागम्य यानी कि सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होती हैं और किस तरह से ये काम करती हैं और इसके एग्जाम्पल क्या क्या हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला अपरागम्य इम्परमिएबल। देखो, परागम्य का मतलब होता है जो अपने एक ऐसी मेम्ब्रेन जो अपने अक्रॉस किसी भी सब्सटेंसेस को जाने दे। ये सब्सटेंस ए है और ये कोई मेम्ब्रेन है ना, ये कोई मेम्ब्रेन है, झिल्ली है। अगर ये ए सब्सटेंस जो है, ये जो ए है, अगर ये इधर चला जाए, बी है वो भी इधर चला जाए, सी है वो भी इधर चला जाए, यानी कि कोई भी कहीं भी आ जा सकता है। यहां पे डी है वो इधर आ जाए, कोई भी किसी को ना रोके। तो ऐसी झिल्ली को, ऐसी मेम्ब्रेन को जो है वो हम बोलते हैं परागम्य, परमिएबल, है ना। किसी को भी, सबको अलाउ कर देगी, सॉल्वेंट को भी और सॉल्यूट को भी, है ना। विलय और विलायक दोनों को अलाउ करेगी कि भाई तुम आओ जाओ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी आओ कोई भी जाओ, अपने दरवाजे खुले हैं सबके लिए। तो उसको बोलते हैं परागम्य। अगर किसी को भी अलाउ ना करे इनमें से, ना ए को, ना बी को, ना सी को, ना डी को, कि सबके लिए दरवाजे बंद हैं, कोई आएगा नहीं और कोई जाएगा नहीं, तो वो कहलाती है क्या, अपरागम्य। अपरागम्य। दिक्कत किसमें, ये दोनों तो बहुत सिंपल से हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिक्कत किसके अंदर आती है, दिक्कत आती है सेमी परमिएबल यानी कि अर्ध परागम्य और चयनात्मक परागम्य। ठीक है। अर्ध का मतलब होता है आधा, यानी कि आधी चीजों को जाने दे और आधी चीजों को ना जाने दे। तो अगर हम एक विलयन की बात करते हैं, है ना, किसकी, विलयन, यानी कि एक सॉल्यूशन की अगर हम बात करते हैं, तो एक सॉल्यूशन के अंदर, एक विलयन के अंदर दो चीजें होती हैं, विलायक और विलय। विलय जो है ये होता है सॉल्वेंट, और विलायक जो होता है ये होता है सॉल्यूट। ऐसी मेम्ब्रेन जो सॉल्वेंट को अलाउ करे पास करने के लिए, कि सॉल्वेंट एक जगह से दूसरी जगह इसमें जा सकता है लेकिन सॉल्यूट नहीं जा सकता, ऐसी मेम्ब्रेन को अर्ध परागम्य या सेमी परमिएबल बोलते हैं। अर्ध परागम्य या सेमी परमिएबल बोलते हैं। ठीक है। और अगर बात करें हम चयनात्मक परागम्य की, सेलेक्टिवली परमिएबल, सेलेक्टिवली परमिएबल, चयनात्मक, ये चयन करके भेजती है ना, चयन करेगी, यानी कि जो सॉल्वेंट है, जो सॉल्वेंट है उनको तो सबको अलाउ करेगी कि सारे चले जाओ, और जो सॉल्यूट है, जो सॉल्यूट है उनमें से कुछ का चयन करेगी। सम सॉल्यूट में अलाउड, सम सॉल्यूट में अलाउ अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द सेल। सेल की जो जरूरतें हैं उसके हिसाब से कुछ सॉल्यूट को, कुछ विलायक को ये जाने देगी और कुछ को नहीं जाने देगी। तो ऐसी मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। तो अब अगर हम बात करते हैं इनके एग्जाम्पल की, उदाहरण अपरागम्य, जिसका उदाहरण है क्यूटिकल। एग्जाम्पल क्यूटिकल। क्यूटिकल एक मेम्ब्रेन होती है, जैसे क्यूटिकल की हम बात करते हैं कि जैसे प्लांट जो होती है, प्लांट, एक्वेटिक प्लांट, वो पौधे जो
वो पादप जो पानी के अंदर रहते हैं। तो अगर उनकी मेम्ब्रेन अगर उसको अलाउ करेगी, अगर, क्योंकि उनके पास सेल वॉल होती है और सेल वॉल जो होती है वो हर सब्सटेंस को अलाउ करती है, वो पारगम्य होती है, तो उनके अंदर ज्यादा पानी भर जाएगा और ज्यादा पानी भरने की वजह से उनके टिश्यूज को नुकसान होगा, उत्तकों को नुकसान पहुंचेगा। तो इसीलिए उनके ऊपर एक लेयर आ जाती है, एक परत आ जाती है वैक्स की तरह से, चिकनी, जैसे मोम होता है ना उसकी तरह से। तो उसे हम बोलते हैं क्यूटिकल, उसको बोलते हैं हम क्यूटिकल। तो क्यूटिकल जो है वो इम्परमिएबल होती है, किसी भी चीज को अलाउ नहीं करती, ना सॉल्वेंट को ना सॉल्यूट को, कोई भी उसको क्रॉस नहीं कर सकता है। अगर हम बात करते हैं परमिएबल की, तो इसका एग्जाम्पल होता है सेल वॉल, कोशिका भित्ति, है ना, सेल वॉल, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति ये सबको अलाउ करती है, कोई भी इसके आर पार आ जा सकता है, सॉल्वेंट भी और सॉल्यूट भी। हम बात करें सेमी परमिएबल, तो इसका एग्जाम्पल होता है सेलोफेन मेम्ब्रेन, सेलोफेन मेम्ब्रेन, सेलोफेन मेम्ब्रेन, है ना। ये सिर्फ सॉल्वेंट को अलाउ करती है, सॉल्यूट को नहीं करती है। इसके बारे में जो है वो आपने पढ़ा होगा 10th क्लास के अंदर, एक टॉपिक आता है आपका किडनी का फिल्ट्रेशन का। अगर किसी आदमी की किडनी खराब हो जाती है तो उसका डायलिसिस किया जाता है, तो जो डायलाइजिंग मशीन होती है उसके अंदर जो ट्यूब है वो किसकी बनी होती है, सेलोफेन की बनी होती है। वो सेलोफेन शीट होती है, उसकी वो ट्यूब बनी हुई होती है, तो वो सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को अलाउ करती है आने जाने के लिए, है ना। और अगर हम बात करते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल की, तो इसका एग्जाम्पल है सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली, है ना, सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। नाउ द नेक्स्ट वन इज सेल ट्रांसपोर्ट, है ना। सेल के अंदर किस किस तरह का ट्रांसपोर्ट होता है, तो पहला दे रखा है आपका पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव, आपको एक चीज याद रखनी है बायोलॉजी के केस में, जिस भी प्रोसेस के आगे पैसिव वर्ड लग गया, इसका मतलब वो स्पॉन्टेनियसली सॉरी, इसका मतलब वो स्पॉन्टेनियसली चल रही है ना। यानी कि उसके अंदर कोई एनर्जी यूज नहीं हो रही है, विदाउट कंज्यूमिंग एनर्जी। ऐसा प्रोसेस जो सिंपल डिफ्यूजन से हो, विदाउट कंज्यूमिंग एनर्जी, बिना ऊर्जा खर्च किए, विदाउट कंज्यूमिंग एनर्जी, है ना, यानी कि बिना ऊर्जा के, बिना ऊर्जा के, बिना ऊर्जा के जो चल रहा है, जो प्रोसेस चल रहा है, उसको हम क्या कहेंगे, पैसिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट। और अगर एनर्जी कंज्यूम हो रही है, ऊर्जा खर्च हो रही है, तो हम उसको बोलेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट, बाय कंज्यूमिंग एनर्जी, बाय कंज्यूमिंग एनर्जी, बाय कंज्यूमिंग एनर्जी। ठीक है। अब इसमें अगर हम देखते हैं, है ना, पैसिव ट्रांसपोर्ट को, पैसिव ट्रांसपोर्ट को, तो आप पाओगे क्या, हमने एक पढ़ा टॉपिक डिफ्यूजन, डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन के अंदर क्या होता है, मॉलिक्यूल्स अपने हायर कंसंट्रेशन से अपने लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं, जहां उनकी सांद्रता ज्यादा है वहां से, और कम की तरफ वो जाते हैं जहां पर उनका नंबर कम है, उनका अमाउंट कम है ना। हायर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन यहां पर है इनकी, और इधर क्या है, लोअर कंसंट्रेशन,
यानी कि इनका नंबर जहां ज्यादा है वहां से और जहां पर कम नंबर है उसकी तरफ ये जाते हैं, उसकी तरफ ये जाते हैं। इसको बोलते हैं सिंपल डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन है ना। डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू वो एक तरफ से दूसरी तरफ जा रहे हैं। लेकिन अगर इसी के अंदर क्या हो जाए, अगर ऊर्जा खर्च हो, है ना, एक्टिव डिफ्यूजन, इसको बोला जाता है एक्टिव डिफ्यूजन। अगर ऊर्जा खर्च हो एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए, है ना, किस तरीके से, आप मानो कि आप एक कमरे के अंदर हैं और उस कमरे के अंदर जो है वो एयर का प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक है और बाहर जो है उस कमरे के वो भी एयर का प्रेशर, हवा का प्रेशर, हवा का जो दाब है वो 1 एटमॉस्फेरिक है, दोनों तरफ 1 एटमॉस्फेरिक 1 एटमॉस्फेरिक। और हमने एक खिड़की खोल दी तो आप पाओगे कि जो हवा है, वायु है, ना वो अंदर से बाहर जाएगी ना बाहर से अंदर। लेकिन अगर दूसरा केस हम लें कि कमरे के अंदर 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, 2 एटमॉस्फेरिक का दाब है और बाहर जो है वो 1 एटमॉस्फेरिक का दाब है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो एयर जो है, हवा, वायु, वो अंदर से बाहर की तरफ जाएगी। लेकिन हमें हवा को अंदर की तरफ लेकर के आना है ना, हवा को जो है वो, वायु जो है वो अंदर की तरफ आए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक ऐसा पंखा लगाना पड़ेगा जो क्या करे, अंदर की तरफ हवा को फेंके। जैसे एग्जॉस्ट को उल्टा करके लगा दो, है ना, एग्जॉस्ट को उल्टा करके लगा दो तो वो बाहर की हवा को अंदर की तरफ फेंकेगा। लेकिन उस एग्जॉस्ट को चलाने के लिए हमें ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी, इलेक्ट्रिसिटी से चलेगा वो। तो इसी तरीके से अगर कम कंसंट्रेशन है जहां पर किसी मॉलिक्यूल की, है ना, कम कंसंट्रेशन है, लो कंसंट्रेशन, और वहां से उसे हायर कंसंट्रेशन की तरफ जाना है, लो कंसंट्रेशन से, और जहां पर उनका नंबर ज्यादा है वहां की तरफ जाना है, तो उन्हें क्या करना होगा, ऊर्जा खर्च करनी होगी हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाने के लिए। हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाने के लिए क्या खर्च करनी पड़ेगी, ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी, है ना, एनर्जी चाहिए इसके लिए, एनर्जी। और अगर कोई ऐसा प्रोसेस जो एनर्जी खर्च करके होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्टिव प्रोसेस बोलते हैं। या यहां डिफ्यूजन की बात कर रहे हैं तो एक्टिव डिफ्यूजन हो गया वो। क्लियर? अब बात आती है पैसिव डिफ्यूजन के टाइप क्या है। एक तो सिंपल डिफ्यूजन आपको समझाया ही, ऑस्मोसिस ये भी इसी का एग्जांपल है। ऑस्मोसिस क्या होता है भाई, ऑस्मोसिस बड़ा तगड़ा टॉपिक है ना। ऑस्मोसिस ऑस्मोसिस क्या होता है, कि ट्रांसपोर्ट ऑफ solvent molecules from its higher concentration to its lower concentration। यानी कि अपना जहां पे उसका नंबर ज्यादा होगा वहां से कम की तरफ जाएगा थ्रू ए सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, सॉरी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है ना, सेलेक्टिव नहीं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। एक तरफ से दूसरी तरफ जाएगा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑस्मोसिस कहेंगे, ऑस्मोसिस कहेंगे। तो ये सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स के ऊपर भी डिपेंड करता है, सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स विलायक जो हैं उसके भी।
आप सपोज करो कि हमारे पास एक कंटेनर है, एक बर्तन है, उसके बीच में हमने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन रखी हुई है। ये पोर्शन ए है, ये पोर्शन बी है। यहां पर वाटर के 100 मॉलिक्यूल्स, यहां पर भी वाटर के 100 मॉलिक्यूल्स है ना, 100 मॉलिक्यूल्स हैं दोनों तरफ। लेकिन यहां पर हमने जो सॉल्यूट डाला उसके 20 मॉलिक्यूल्स डाले, और यहां पर जो सॉल्यूट डाला उसके 40 मॉलिक्यूल डाले। तो अभी जो है, अगर हम अपनी डेफिनेशन के ऊपर जाते हैं तो उसके अकॉर्डिंग तो कहीं पर भी ऑस्मोसिस नहीं होना चाहिए, ना यहां से यहां पर और ना यहां से यहां पर होना चाहिए दोनों तरफ, क्योंकि दोनों तरफ जो है वो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल, विलय के मॉलिक्यूल बराबर हैं। लेकिन सॉल्यूट का कंसंट्रेशन जहां पर कम रहेगा वहां से और ट्रांसपोर्ट होगा सॉल्वेंट का जहां ज्यादा होगा, मतलब इधर से इधर जाएंगे वाटर के मॉलिक्यूल जहां पर सॉल्यूट का कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है। तो ऑस्मोसिस जो है वो सॉल्यूट के कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड करता है ना, इसको ऑस्मोसिस बोलते हैं। और एक होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या होता है कि भाई एक मेम्ब्रेन है और उसमें से सब्सटेंस ए जो है यहां से यहां जाना चाहता है, लेकिन मेम्ब्रेन इसको अलाउ नहीं कर रही, तो यहां पर उसके लिए स्पेशल प्रोटीन चैनल्स क्रिएट किए जाते हैं, प्रोटीन के गेट बनाए जाते हैं, प्रोटीन के गेट, ये प्रोटीन है ना। और वो गेट जब खुलेगा तो ये जो ए है ये यहां से यहां आ जाएगा, इसको बोलते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अगर हम बात करते हैं किसकी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट की, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट पंप होता है, जैसा ये गेट बना है प्रोटीन का ऐसे ही प्रोटीन के पंप होते हैं, लेकिन वो ऊर्जा से संचालित होते हैं, यानी कि उसको अगर एनर्जी मिलेगी तो वो खुलेगा, नहीं मिलेगी तो वो बंद ही रहेगा। तो ऊर्जा से संचालित होते हैं ये पंप जो होते हैं वो, ठीक है। और पंप जो है वो दो तरह के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी, तो ये आपके ज्यादा काम की चीज है नहीं। और जो वेसिकल है ना, वो सब्सटेंसेस को, यानी कि एक स्फेरिकल एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गन लिए वेसिकल, उसके अंदर सब्सटेंसेस को भर दिया जाता है और एक तरफ से दूसरी तरफ भेजा जाता है। अगर सेल के बाहर भेजा जा रहा है, कहां पे, आउटसाइड सेल, कोशिका के अगर बाहर भेजा जा रहा है तो हम उसको बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस। और अगर कोशिका के अंदर भेजा जा रहा है ना, कोशिका के अगर अंदर भेजा जा रहा है तो हम उसको बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। और एंडोसाइटोसिस जो है वो 3 तरह का होता है। एक पिनोसाइटोसिस, यानी कि तरल पदार्थ अगर आता है ना, क्या आता है, तरल पदार्थ अंदर की तरफ आता है तो इसको बोलते हैं पिनोसाइटोसिस। जैसे आपके घर पे कोई आया मेहमान गर्मी में और आपने सिकंजी बना दी, फिर आप कहोगे ये तो पीनो पड़ेगो, है ना, पीनो तरल पदार्थ के लिए बोला जाता है। फैगोसाइटोसिस ये बोला जाता है ठोस पदार्थों के लिए, सॉलिड के लिए, ठोस पदार्थों के लिए सॉलिड। और रिसेप्टर मीडिएटेड जो होते हैं ये मैसेजिंग के काम आते हैं, तो ये बाहर ही रिसेप्टर होता है, वहीं से सिग्नल दे दिया जाता है, वो सिग्नल अंदर पहुंच जाता है। तो ये भी आपके ज्यादा काम का नहीं है, यहां पे ये वाला ट्रांसपोर्ट भी और ये दोनों ट्रांसपोर्ट भी है ना। बाकी ये चीजें आप पढ़ लेना, आपको नोट्स मिल जाएंगे, वहां से आप और देख लेना इनको। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है परासरणीय विलयनों के प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ ऑस्मेटिक सॉल्यूशंस। किस किस तरह के सॉल्यूशन, यानी कि विलयन जो है वो किस किस तरह के होते हैं।
तो एक है हाइपोटोनिक विलयन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक विलयन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन या हाइपोटोनिक विलयन। ठीक है, तो ये हमने एक बर्तन लिया और इस बर्तन के अंदर एक विलयन डाल दिया, है ना। अमरीश पुरी विलयन है, बहुत बढ़िया था बेचारा, अब तो नहीं रहा, है ना। ये विलयन है यानी कि सॉल्यूशन। ठीक है, ये डाल दिया इस बर्तन के अंदर और फिर हमने यहां पर जो है वो रख दिया एक कोशिका को, इसके अंदर रख दिया एक कोशिका, एक सेल। एक कोशिका को इसके अंदर रख दिया, सेल को रख दिया यहां पे। ठीक है, अगर हम बात करते हैं हाइपोटोनिक की, तो यहां से जो पानी है, जो वाटर है H2O, वो अगर सेल के अंदर जाता है तो सेल फूल जाएगी, सेल फूल जाएगी। और ऐसे विलयन को, ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन जिसमें कोशिका को रखने पर कोशिका फूल जाती है, सेल को रखने पर सेल टर्जिड हो जाती है ना। क्या हो जाएगी? कोशिका फूल जाएगी, फूल जाएगी। ठीक है, यानी कि टर्जिड हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? टर्जिड। सेल जो है वो टर्जिड हो जाएगी, फूल जाएगी। तो हम ऐसे सॉल्यूशन को, ऐसे विलयन को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। अगर क्या हो, किसी सॉल्यूशन के अंदर ये एक दूसरा बर्तन लिया, इसके अंदर भी विलयन को डाला और उसके अंदर फिर हमने एक कोशिका को रख दिया और कोशिका के अंदर ना पानी जा रहा है ना इससे बाहर आ रहा है ना। वाटर जो है, वाटर ना ही तो वो सेल के अंदर एंटर कर रहा है ना, नॉट एंटर इन सेल नॉर लीव इट, ना ही पानी इससे बाहर आ रहा है, एग्जिट हो रहा है ना, ना ही एग्जिट हो रहा है। तो ऐसे विलयन को, ऐसे सॉल्यूशन को बोला जाता है आइसोटोनिक। ऐसे विलयन को क्या बोला जाता है? आइसोटोनिक। और हाइपरटोनिक जो है, हाइपरटोनिक, उसके अंदर क्या होता है, अगर हमने एक बर्तन लिया और इसके अंदर कोई सॉल्यूशन डाला, इस बर्तन के अंदर कोई सॉल्यूशन डाला और उस सॉल्यूशन के अंदर, उस विलयन के अंदर हमने एक सेल को रखा, ये एक सेल रख दी, एक कोशिका को रखा। अगर इस कोशिका से बाहर पानी निकल रहा है, जो H2O है वो अगर बाहर निकल रहा है, तो ये जो सॉल्यूशन है ये कहलाएगा हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक। एंड सेल बिकम फ्लैसिड, सेल जो है वो पिचक जाएगी, सेल फ्लैसिड हो जाएगी। तो इसे याद करने का तरीका क्या है? आइसो का मतलब तो होता है सेम, दोनों तरफ बराबर कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन की, पानी ना अंदर आएगा ना बाहर जाएगा। ठीक है, अगर बोलते वक्त आपका मुंह फूल रहा है, जब आप बोल रहे हो वर्ड को और मुंह फूल रहा है, जैसे हाइपोटोनिक, है ना, हवा अंदर भरती है गालों के अंदर, तो मतलब ऐसे सॉल्यूशन के अंदर सेल भी, कोशिका भी फूल जाएगी, टर्जिड हो जाएगी। अगर बोलते वक्त मुंह से हवा बाहर निकल रही है, मुंह पिचक रहा है, हाइपरटोनिक, सारी हवा गालों से बाहर, मुंह से बाहर, और मुंह पिचक जाता है, तो ऐसे सॉल्यूशन के अंदर, ऐसे विलयन के अंदर
सेल भी क्या हो जाएगी, पिचक जाएगी, फ्लैसिड हो जाएगी। ये याद रखने का तरीका है ना। इसमें मुंह फूलता है तो सेल भी फूलेगी, इसमें नहीं फूलता, सॉरी पिचक जाता है तो सेल भी पिचक जाएगी। और इसके अंदर ना मुंह फूलता है और ना ही हवा बाहर जाती है ना अंदर आती है, आइसोटोनिक सीधा सा बोल देते हैं। तो पानी ना सेल के अंदर आएगा ना सेल के बाहर जाएगा। तो ये तीन तरह के, तीन प्रकार के विलयन हैं, परासरणीय विलयन है ना, ऑस्मेटिक सॉल्यूशंस। नाउ द नेक्स्ट वन इज कोशिका भित्ति, सेल वॉल। सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति। अब कोशिका भित्ति की अगर हम बात करते हैं तो सेल का बाह्य आवरण होता है ये, है ना। ये नॉन लिविंग होती है, यानी कि मृत होती है, नॉन लिविंग होती है, नॉन लिविंग पार्ट ऑफ द सेल होता है, मृत माना जाता है इसको, है ना। मृत कैसे लिखेंगे देख लेना आप, मरा हुआ, ठीक। और दूसरी चीज क्या है, ये बनी हुई होती है मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, है ना। किसकी, सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज, पैक्टीन, पैक्टीन इनकी बनी होती है। और ये उपस्थित होती है पादप कोशिकाओं के अंदर। किसके अंदर होती है, पादप कोशिका के अंदर होती है ये पादप कोशिका, यानी कि प्लांट सेल के अंदर। एनिमल सेल के अंदर ये नहीं होती, एनिमल सेल के अंदर ये नहीं होती। और अगर ये बैक्टीरिया में भी होती है ना, प्रेजेंट इन बैक्टीरिया, प्रेजेंट इन बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया के अंदर भी होती है। तो बैक्टीरिया के अंदर ये किसकी बनी हुई होती है, बैक्टीरिया के अंदर ये बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकेन, पेप्टाइडोग्लाइकेन, है ना, पेप्टाइडोग्लाइकेन। पेप्टाइडोग्लाइकेन इसकी बनी हुई होती है ये, है ना। बैक्टीरिया के अंदर पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है, और पादप कोशिकाओं के अंदर सेलुलोज, याद रखना, बाकी भूल जाओ तो चल जाएगा, बाकी याद रख सकते हो तो सेलुलोज, हेमी सेलुलोज और पैक्टीन, पैक्टीन इनकी बनी होती है, पैक्टीन इनकी बनी हुई होती है ये, ठीक है। तो ये जो है ये कोशिका भित्ति, है ना, सेल वॉल, सेल वॉल ये स्त्रावित होती है, ये स्त्रावित होती है किसके द्वारा, कोशिका के द्वारा, कोशिका द्वारा, है ना, यानी कि सीक्रेटेड बाय, सीक्रेटेड बाय सेल। सेल जो है वो इसको सीक्रेट करती है, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करें, है ना, किस तरीके से, मान लो कि ये एक कोशिका है, पादप कोशिका, प्लांट सेल, और ये दूसरी प्लांट सेल है, ऐसे करके बना देते हैं हम, थोड़ा सा ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये दूसरी प्लांट सेल है, ठीक है। तो ये वाली जो सेल है, ये वाली सेल, ये यहां पर जो है वो सीक्रेट करेगी क्या, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पैक्टीन, और एक लेयर बना देगी, और ये वाली भी यहां पर सीक्रेट करेगी और एक लेयर बना देगी, ठीक है।
और इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में जो है, यहां पर भी कैल्शियम, कैल्शियम पैक्टेट, मैग्नीशियम, इस तरह के सब्सटेंसेस प्रेजेंट होंगे, है ना। कैल्शियम पैक्टेट, कैल्शियम पैक्टेट, और ये जो एरिया है वो कहलाएगा मिडिल लैमिला, मिडिल लैमिला, मिडिल लैमिला, है ना। मिडिल लैमिला, और ये सारा मिलकर के जो है वो बनाएगी सेल वॉल, सेल वॉल, है ना। ये वाली इसकी सेल वॉल है और ये वाली इस प्लांट की सेल वॉल है। दोनों प्लांट्स की अलग अलग सेल वॉल है और दोनों आपस में जुड़ी हुई होंगी किसके थ्रू, मिडिल लैमेला के थ्रू, जिसको सीमेंटिंग मटेरियल बोला जाता है, सीमेंटिंग मटेरियल। अब सीमेंट क्या काम करता है, दो ईंटों को अगर आपस में जोड़ना हो तो उनके बीच में सीमेंट लगा दो, ऊपर नीचे रख दो, वो जुड़ जाएंगी। तो दो सेल के बीच में सीमेंटिंग मटेरियल मिडिल लैमिला रख दिया और वो जो है अब आपस में दोनों सेल जुड़ जाएंगी, दोनों सेल आपस में जुड़ जाएंगी, है ना। तो इस तरीके से ये सेल जुड़ी हुई होती है, इनकी कोशिका भित्ति होती है। अब कोशिका भित्ति जो है, सेल वॉल, वो दो तरह की होती है। सेल वॉल जो है वो दो तरह की होती है। पहली होती है प्राइमरी सेल वॉल, प्राइमरी सेल वॉल, और दूसरी होती है सेकेंडरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल। तो अगर आप देखते हैं, है ना, हम देखते हैं कि ये एक कोशिका है, पादप कोशिका, प्लांट सेल, ठीक है। इसने क्या किया, इस कोशिका ने यहां पर किसी सब्सटेंस को सिक्रेट किया, सेलुलोज को सिक्रेट किया यहां पे, है ना, स्त्रावित किया सेलुलोज को इस जगह पर, ठीक है। और कुछ दिनों के बाद जो है इसे अपने साइज को बढ़ाना है, तो ये अपने साइज को थोड़ा सा बढ़ा करके और फिर क्या करेगी, यहां पर जो है वो और सेल वॉल सीक्रेट कर देगी, और नई सेल वॉल सीक्रेट कर देगी, ठीक है। तो ये जो है, ये है प्राइमरी सेल वॉल जो पहले सीक्रेट हुई थी, प्राइमरी सेल वॉल, और ये है सेकेंडरी, सेकेंडरी सेल वॉल, यानी कि प्रथम कोशिका भित्ति और द्वितीय कोशिका भित्ति। तो प्रथम कोशिका भित्ति जो है वो सेल से दूर होती है, सेल मेम्ब्रेन से दूर होती है, ये याद रखना है बस आपको, ये पूछा जाता है ना। जो प्रथम कोशिका भित्ति होती है ये सेल से दूर होती है, और जो द्वितीय कोशिका भित्ति होती है वो सेल के सेल मेम्ब्रेन के नजदीक होती है, क्योंकि उसका स्त्रावण बाद में हुआ है, उसका सिक्रेशन बाद में हुआ है, तो वो नजदीक रहेगी। ये चीज एक याद रखने की है, ये आप याद रख लेना। आगे जो है अगला हमारा टॉपिक वो है क्या, केंद्रक, न्यूक्लियस, केंद्रक, न्यूक्लियस, है ना, केंद्रक। तो जैसा कि आपको दिख रहा है, जो केंद्रक है, न्यूक्लियस है ना। दूसरा पेन लेते हैं हम। तो न्यूक्लियस जो है वो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गनली होती है, यानी कि उसके ऊपर झिल्ली होती है, केंद्रक झिल्ली। और ये जो है, ये वाले, ये बाह्य केंद्रक झिल्ली है ना, ये वाली जो है ये बाह्य केंद्रक झिल्ली है, और ये वाली जो है वो अंतः केंद्रक झिल्ली है, मतलब इनर सेल, सॉरी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन।
और जो न्यूक्लियस है, जो केंद्रक है, उसके अंदर क्या क्या होता है? केंद्रक के अंदर होगा न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म। जैसे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, वैसे ही न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा? न्यूक्लियोप्लाज्म होगा। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म होगा। अब न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर होता है एक तो डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड से बनता है आरएनए, तो इसके अंदर होगा आरएनए। ठीक है, इसके अंदर डीएनए होगा, आरएनए होगा, और प्रोटीन बनती हैं तो प्रोटीन भी होगी, है ना, और फ्लूइड भी होगा, पानी होगा, फ्लूइड होगा। प्रोटीन, मिनरल, आयन, न्यूक्लियोटाइड्स, जो जो डीएनए को और आरएनए को बनाने के लिए सामान चाहिए, वो सारी चीजें इसके अंदर उपस्थित होंगी न्यूक्लियस के अंदर। पर हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है केंद्रक को पढ़ने का? डीएनए को पढ़ना, डीएनए को पढ़ना। तो इसके अंदर जो है वो क्या होगा? डीएनए होगा, डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। अब ये जो केंद्रक झिल्ली है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो हमने पढ़ी, यानी कि न्यूक्लियर इन्वेलप भी बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, तो इसके अंदर होंगे पोर, इसमें छेद होंगे, है ना, जिनको हम कहते हैं न्यूक्लियर पोर। इन छेदों से ही सब्सटेंसेस, चीजें बाहर, यानी कि साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस के अंदर आती हैं, और न्यूक्लियस से बाहर, यानी कि साइटोप्लाज्म के बाहर जाती हैं। इन्हीं के थ्रू जो है वो पास आउट होती हैं। किसके थ्रू? न्यूक्लियर पोर से, न्यूक्लियर पोर से। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं किसकी? डीएनए की। आ जाओ भाई, डीएनए के जो न्यूक्लियस है, केंद्रक, उसके अंदर मेन चीज जो है वो क्या है? डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, है ना, क्या है? डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल, है ना, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ये प्रेजेंट है। ये है इसके अंदर। ठीक है, अब ये जो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, ये इसमें प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ क्रोमेटीन। क्रोमेटीन के रूप में उपस्थित होगा ये, इसमें क्रोमेटीन के रूप में उपस्थित होगा, है ना, क्रोमेटीन के रूप में। अब क्रोमेटीन क्या होता है? ये मान लो कि डीएनए है, ये डीएनए है ना, और ये जो डीएनए है कुछ कुछ दूरी के ऊपर लिपटा हुआ होगा। किसके ऊपर? हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर, हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर, हिस्टोन प्रोटीन पर ये लिपटा हुआ होगा। तो हम इसको क्या बोलेंगे? हम इसे बोलेंगे क्रोमेटीन फाइबर। तो जब कोशिका के अंदर डीएनए जो है वो क्रोमेटीन की फॉर्म में प्रेजेंट होगा, क्रोमेटीन के धागे की रूप में। ये जो है ये है हिस्टोन प्रोटीन, और ये वाला जो पार्ट है ये है डीएनए, और इस पूरे को हम क्या बोलते हैं? क्रोमेटीन। इस पूरे को हम बोलेंगे क्रोमेटीन। तो कोशिका के अंदर डीएनए क्रोमेटीन की
फॉर्म में जो है वो प्रेजेंट होगा, उपस्थित होगा। लेकिन जब कोशिका सेल डिवाइड करेगी, विभाजन करेगी, है ना, क्या होगा? जब कोशिका विभाजन होगा, कोशिका विभाजन, यानी कि सेल डिवीजन, तो उस समय पर ये रूपांतरित हो जाएगा किसके अंदर? ये रूपांतरित हो जाएगा क्रोमोसोम के अंदर। ये रूपांतरित हो जाएगा क्रोमोसोम के अंदर। तो क्या हुआ? डीएनए, क्रोमेटिन और क्रोमोसोम एक ही चीज है ना, बस अलग अलग रूप के अंदर है, अलग अलग रूप के अंदर है। क्रोमेटिन तो ये बना दिया, क्रोमोसोम जो है वो इस तरह की संरचनाएं होती हैं, ऐसी एक्स की तरह की, एक्स जैसे बनता है ना, उस तरह की संरचना के अंदर ये कंडेंस हो जाता है, संघनित हो जाता है, और संघनित होकर के, कंडेंस होकर के जो है वो क्या बनाएगा? क्रोमोसोम बनाएगा, ऐसी स्ट्रक्चर बनाएगा जिसको कहते हैं क्रोमोसोम। तो जब सेल विभाजित होगी, जब सेल में डिवीजन होगा, तो यही क्रोमेटिन जो है किसकी रूप में आ जाएगा? क्रोमोसोम के रूप में आ जाएगा, ये क्रोमोसोम के रूप में आ जाएगा। ठीक है। अगर हम क्रोमोसोम की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? क्रोमोसोम की बात करते हैं। क्रोमोसोम की बात करते हैं अगर हम, तो क्रोमोसोम जो है ये क्रोमेटिन फाइबर है, और ये इस तरीके से खुद के ऊपर ही क्या हो जाएगा? लिपट जाएगा, और ऐसे एक्स के आकार की एक संरचना बनाएगा। तो ये वाला जो भाग होता है, ये वाला भाग जहां पर ये दोनों क्रोमेटिड आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसको कहा जाता है सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर, ठीक है। और जो सेंट्रोमियर है वो कवर्ड होता है किससे? वो कवर्ड होता है एक प्रोटीन से, जिसको कहा जाता है काइनेटोकोर। काइनेटोकोर, इसको कहा जाता है काइनेटोकोर। और ये हो गई क्रोमेटिड, क्रोमेटिड। तो क्रोमोसोम जो है, क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम जो है, एक क्रोमोसोम जो है वो दो क्रोमेटिड से मिलकर के बना होता है। एक क्रोमोसोम जो है वो दो क्रोमेटिड से मिलकर के बना होता है। एक क्रोमेटिड ये हो गई, दूसरी क्रोमेटिड ये हो गई, दो क्रोमेटिड से मिलकर के बना होता है। तो विभाजन के समय जो स्पिंडल फाइबर है, सेल डिवीजन के टाइम पे जो स्पिंडल फाइबर है वो काइनेटोकोर से अटैच होंगे, है ना। क्या होंगे? ये अटैच होगा, अटैच्ड विद काइनेटोकोर, अटैच्ड विद काइनेटोकोर एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन। कोशिका विभाजन के दौरान ये इसके साथ अटैच होगा, इसके साथ जुड़ जाएगा, स्पिंडल फाइबर के साथ जुड़ जाएगा वो। ठीक है, सॉरी, अच्छा काइनेटोकोर का काइनेटोकोर ही लिख दिया भाई। अटैच्ड विद स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर के साथ जुड़ जाएगा काइनेटोकोर, है ना। किस समय पर? एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन के दौरान। एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन के दौरान ये इसके साथ जुड़ जाएगा। तो ये सब कुछ होता है न्यूक्लियस के अंदर, और न्यूक्लियस जो है वो कमांडिंग सेंटर कहलाता है। न्यूक्लियस जो है वो क्या कहलाता है? कमांडिंग सेंटर कहलाता है।
अब अगर हम वापस से आए हमारे डायग्राम पर, तो आप देखोगे कि न्यूक्लियस के ऊपर जो बाहर वाली मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस की बाहर वाली झिल्ली है, उससे ऐसी और मेम्ब्रेन निकलती हैं, ऐसी और मेम्ब्रेन निकलती हैं। ये मेम्ब्रेन निकल रही है, ये मेम्ब्रेन निकल रही है ना, ये मेम्ब्रेन निकल रही है, और इसका नाम है क्या? ई आर मेम्ब्रेन। ई आर मेम्ब्रेन, ई आर मेम्ब्रेन है ना, ई आर। तो जो ई आर है वो क्या है? एंडोप्लाज्मिक, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, इस मेम्ब्रेन का नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। और ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, ठीक है, कौन? ई आर, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ये दो तरह का होता है। सपोज दैट कि ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के बाहर जो है, बाहर वाली जो मेम्ब्रेन है न्यूक्लियस की, वो इस तरीके से बाहर की तरफ निकली हुई होती है, ऐसे, यो, ऐसे। तो ये कहलाता है ई आर, ये कहलाता है ई आर। अब ई आर जो है वो दो तरह का होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ ई आर। अगर इसके ऊपर, अगर इसके ऊपर इस तरीके से संरचनाएं पाई जाएंगी डॉट डॉट से, तो ये कहलाएगा आर ई आर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। इस तरह की संरचनाएं अगर होंगी तो ये कहलाएगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, आर ई आर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। अगर ऐसी कोई संरचना इसके ऊपर नहीं उपस्थित है, ये इसी तरह का है, सिंपल ऐसा ही है, तो ये कहलाएगा एस ई आर, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। और ये जो आर ई आर है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, ये बनाता है प्रोटीन। ये क्या बनाता है? प्रोटीन। क्यों? क्योंकि ये जो संरचनाएं, जो स्ट्रक्चर आपको उभरी हुई दिखाई दे रही हैं, ये होते हैं राइबोसोम। और राइबोसोम जो है वो होता है क्या? प्रोटीन फैक्ट्री। वो होता है प्रोटीन फैक्ट्री। तो जैसे जूते की फैक्ट्री में जूते बनते हैं, दारू की फैक्ट्री में दारू बनती है, वैसे ही प्रोटीन की फैक्ट्री में क्या बनेगी? प्रोटीन बनेगी। तो आर ई आर इज एसोसिएटेड विद प्रोटीन फॉर्मेशन। किसकी फॉर्मेशन करवाता है ये? प्रोटीन की फॉर्मेशन करवाता है। और एस सी आर, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, ये वसा की फॉर्मेशन करवाता है, वसा बनता है, यानी कि लिपिड, लिपिड बनता है। तो ऐसी कोशिकाएं जिनके अंदर लिपिड की, वसा की ज्यादा प्रेजेंस होती है, ज्यादा बनता है, उनके अंदर एससीआर का अमाउंट ज्यादा होता है। और जिनमें प्रोटीन ज्यादा बनता है, उनके अंदर आरईआर का अमाउंट ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से उभरा हुआ होता है। अब ये जो है यहां से इस तरीके से एक उभरा हुआ पार्ट होता है, इसका वेसिकल निकले हुए होते हैं इनके। ठीक है, और ये वेसिकल जो है ये क्या काम आते हैं, ये पढ़ेंगे हम हमारी अगली क्लास के अंदर, जो आपको मिलेगी कल। तो राइज एकेडमी पर पधारने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
और इसी तरह से हंसी खुशी हम अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे और तब तक आपके साथ लगे रहेंगे जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता है। सो बाय बाय, हैव ए नाइस डे। कल मिलते हैं दोबारा से।